discussing about the schemes. We will be discussing about the schemes for tax-free import of machinery and goods. और इसके डोमेस्टिक इम्पैक्ट्स भी काफी हैं, तो उस पर हमारे साथ आज हमारे ही मेंबर सीए जो कि हमारे आईसीआईसीआई हमारे इंस्टीट्यूट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जीएसटी के सदस्य भी हैं एसोसिएशन के, और वो डिफरेंट एसोसिएशन में एचओके में भी, हमारे आईए में भी, हरियाणा स्टेट बजट एडवाइजरी कमेटी वगैरह में सब जगह मेंबर है. एंड ही हैपेंस टू बी BA LLB, एंड उसमें इन्होंने जो है पीएचडी किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया एंड वैट, जीएसटी एंड वैट पे अक्रॉस ए कंट्री एनालिसिस, राइट. और इसमें ही एक्स डेलॉयट और काफी एडवाइजरी, लिटिगेशन, कंप्लायंस, सपोर्ट एंड रिप्रेजेंटेशन में काफी काम कर चुके हैं. तो वी विल टॉक ब्रीफ अबाउट हिम. उसके अलावा काफी कंट्रीज में ये वर्कशॉप कंडक्ट कर चुके हैं बाहर, इंक्लूडिंग यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, एंड इन्होंने काफी काम मलेशियन वैट पे भी किया है. तो वी हैव रिच एक्सपीरियंस. भूटान से भी इन्होंने स्टडी मटेरियल वगैरह पे उनके लिए तैयार करे हैं, भूटान वैट के लिए. तो वी हैव वेरी रिच रिसोर्स विद अस एज ए मेंबर. आई इंट्रोड्यूस टू द हाउस CA शशांक गुप्ता, राइट, एंड he is member from our Noida chapter. And Shashank ji, now before I hand it over to you, I request my president to kindly give a welcome note, please. थैंक यू दिनेश जी. हमारे इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त हमारे पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित मेंबर, सभी इसमें हमारे सीनियर्स, अच्छी बात है कि हम लोग लगातार अच्छी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं. संस्था लगातार कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रही है. आप लोगों के मार्गदर्शन, आप लोगों के सहयोग से कुछ ना कुछ बेहतर करने का एवरीडे कुछ प्रयास होता है. उसी कड़ी में आज का वेबिनार भी है. निश्चित रूप से शशांक जी के द्वारा कुछ जो बताया जाएगा, हमारे उद्यमों का कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, ऐसी मेरी सोच है. और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वेबिनार हम लोगों के बीच में आया है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए. मैं चाहूँगा शशांक जी अपने काम को शुरू करें, ताकि कम से कम समय इधर उधर की बातों में लगे. शशांक जी बताएं हमारे क्या क्या यूजफुल बातें हमारे सदस्यों को बताने जा रहे हैं. शशांक जी, बिफोर यू स्टार्ट, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्वेरीज का आंसर बीच बीच में करते रहना चाहेंगे या बाद में एक साथ ले लें? सर मेरे ख्याल से सभी के बेनिफिट के लिए अगर हम लास्ट में रख दें तो ज्यादा अच्छा है. फ्लो. So I request all the members to jot down their queries and we can take up a पूरा सेशन है हमारे पास बाद में क्वेश्चन आंसर का. We will take it up. Over to Shashank ji, please. Thank you, sir. The Honorable National President of IIA, Shri Ashok Agarwal ji, the National General Secretary of IIA, Shri Dinesh Goyal ji, National Treasurer of the IIA, all the respected members. It is an honor and a privilege, मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि आज मुझे ये मौका मिला है आप सभी सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बीच में आने का, और आपके हित के लिए या गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, जो स्कीम्स ला रही है, उसका एक माध्यम बनने का मौका मिला मुझे आज कि मैं जो स्कीम लाई है उसको एक कोशिश करूं कि एक समराइज्ड फॉर्म में, एक सिंपलिस्टिक फॉर्म में आप सभी के सामने उसको प्रेजेंट कर पाऊं. तो इससे पहले कि मैं स्कीम के बारे में बात करूं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर स्कीम का जो टॉपिक सर्कुलेट हुआ है, अगर वो आपके पास, सबके पास पहुंचा होगा, तो आपने देखा होगा कि टैक्स फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल, कि मशीनरी अब आप टैक्स फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल आप टैक्स फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं. तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है. इट इज म्यूजिक टू द ईयर्स ऑफ एनी टैक्स पेयर कि अगर कोई भी चीज टैक्स फ्री मिलती है, बिकॉज ऑफ कोर्स टैक्स इज अ कॉस्ट, फंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस पे एडिशनल बर्डन भी आता है. ऑब्जेक्टिव स्कीम का सर ये है, और क्यों सरकार 2019 में ही लाई, कस्टम तो सन 1961 से लग रहा है, 2019 तक सरकार क्यों वेट करते रही, अभी तक कोई ऐसी स्कीम क्यों नहीं लाई गई. एक ऑब्जेक्टिव सरकार ने बनाया, मेक इन इंडिया स्कीम. मेक इन इंडिया स्कीम जिसके कैप्टन आप सभी लोग हैं,
in the form, in your capacity as industrialists, क्योंकि मेक इन इंडिया कोई सर्विस प्रोवाइडर एक सर्विस एस्पेक्ट से क्रिएट कर सकता है, बट गुड्स में क्रिएट नहीं कर सकता। ट्रेडर मेक इन इंडिया को फैसिलिटेट नहीं कर सकता। इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस, अगर मेक इन इंडिया को कोई फैसिलिटेट कर सकता है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स यानी कि आप लोग कर सकते हैं। और उस मेक इन इंडिया स्कीम को फैसिलिटेट करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ये एक टैक्स फ्री स्कीम लेकर आई है। आज अगर मैं आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो आप अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को ग्रो करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस की वायबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके दो मेजर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक, या तो आप अपनी टॉप लाइन बढ़ा लें, आप अपनी सेल्स को ग्रो करें, आप अपने कस्टमर्स को ग्रो करें, या फिर आप अपनी कॉस्ट साइड पर क्वालिटी में बिना कॉम्प्रोमाइज किए अगर आप अपनी कॉस्ट कम कर पाते हैं, तो वो भी डायरेक्टली आपके बिजनेस का फायदा है, डायरेक्टली आपके बिजनेस की वायबिलिटी को बढ़ाता है। कॉस्ट साइड पर एक बात है कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें आपकी 100 रुपए की लागत आती है, तो 100 रुपए की लागत अगर आपकी 90 रुपए हो जाती है, तो वो आपके लिए वायबिलिटी बढ़ाती है, आपका प्रॉफिट बढ़ाती है। या अगर आप 100 रुपए का ही माल बना पा रहे हैं, लेकिन आपको खाली 90 रुपए अपने इन्वॉल्व करने पड़ रहे हैं, 10 रुपए की आपको छूट मिल रही है बिना ब्याज के, आप आगे उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल रिलेटेड बेनिफिट है। तो इस वाले एस्पेक्ट पर काम करते हुए गवर्नमेंट ने स्कीम को लॉन्च किया। स्कीम किस तरह से बेनिफिट देती है? अगर आप विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, मतलब आप इंडिया के बाहर कुछ नहीं भेजते, इंडिया के बाहर से कुछ नहीं मंगाते, तो डोमेस्टिकली आज केवल मेजरली एक इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल है, जीएसटी। चाहे आप सर्विसेज प्रोक्योर करें, सप्लाई करें, चाहे आप गुड्स प्रोक्योर करें, सप्लाई करें, आपको केवल और केवल जीएसटी से डील करना है। लेकिन जैसे ही आप कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स रिलेटेड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें कस्टम्स ड्यूटी, एक और इंपॉर्टेंट बहुत प्रोमिनेंट इनडायरेक्ट टैक्स जो 1961 से एप्लीकेबल है, वो कस्टम ड्यूटी वहां पर इन्वॉल्व हो जाती है। और कस्टम्स ड्यूटी का कितना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपने तय किया कि अपने बिजनेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ाने के लिए आप विदेश से एक मशीनरी मंगाएंगे। उस मशीनरी की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए की मशीन को इंपोर्ट करने के लिए आपको 1.5 करोड़ रुपए का बजट बना के चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ रुपए को मशीनरी को जब आप इंपोर्ट करेंगे, सरकार आपसे, मैं एक ब्रॉड लेवल पर बात कर रहा हूं, सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको 10% लगेगी, यानी कि 10 लाख रुपए। 1 करोड़ प्लस 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख पे आपको फिर जीएसटी लगेगा। एक मीडियम रेंज मान लेते हैं आपको 18% पे जीएसटी लगता है, तो अनदर 18-19 लाख रुपीस। उसके बाद एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज है अगर एप्लीकेबल है तो, फिर उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, उसके बाद कंटिन्यूअसली रनिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, अगर कोई स्पेशलाइज आपको रन करने के लिए पर्सन चाहिए तो वो उसकी कॉस्ट है। तो अगर मैं टैक्स पर्सपेक्टिव की बात करूं, अगर आप कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए की मशीनरी के ऊपर 30 लाख रुपया आप टैक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टैक्स में ब्लॉक कर रहे हैं। यहां पर आप में से कुछ लोगों का मत हो सकता है कि 10 लाख रुपए जो आप कह रहे हैं कि टैक्स लगेगा, चलिए बेसिक कस्टम ड्यूटी तो मैं कॉस्ट मान लेता हूं, लेकिन जीएसटी जो आप कह रहे हैं, जीएसटी तो मुझे वापस मिल जाएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं सर, लेकिन वो जीएसटी आपको वापस तब मिलेगा जब आप आगे माल को बेचेंगे और उससे उसको सेट ऑफ करें। एट द प्राइमरी, एट द इनिशियली जब आप बजट फैला के बैठे, तब तो आपको वो कॉस्ट, वो फंड्स इन्वॉल्व करने ही पड़ेंगे, वो फंड्स ब्लॉक करने ही पड़ेंगे, और इनिशियली उसकी सारी इंटरेस्ट कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी।
मशीनरी 1 करोड़ के बजाय अगर 10 करोड़ की है तो यही कॉस्ट 3 करोड़ रुपए हो जाती है। और इसके अलावा हो सकता है कि आप किसी ऐसे सेक्टर में हो जहां आपकी कॉस्ट 30% से ज्यादा भी इन्वॉल्व हो। तो ये जो 25 से 30% की एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है, सरकार इसको फोरगो करने की स्कीम लाई। मैं यहां पर एक छोटा सा टेक्निकल टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, टैक्स डेफरमेंट स्कीम। ये टैक्स डेफरमेंट स्कीम का क्या मतलब है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है, ये लोग हमें अपने वेबिनार में लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। बस आप इस टर्म को पार्क कर लीजिए अपने पास कि आपने अभी भी मुझसे टैक्स डेफरमेंट स्कीम करके कुछ सुना, और ये असल में है क्या, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपको मैंने बताया कि 1 करोड़ रुपए की अगर आप कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पर तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का टैक्स दे रहे हैं, इस पैसे को आप कैसे सेव कर सकते हैं, सेव करके अपने बिजनेस में ऑफ कोर्स अदर प्रॉफिटेबल जगह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस इन वेयरहाउसिंग रेगुलेशंस। मैं रिपीट करूंगा अपनी बात, मैन्युफैक्चर एंड अदर ऑपरेशंस इन वेयरहाउसिंग रेगुलेशंस 2019। शॉर्ट में इसको मूवर स्कीम भी बोलते हैं। कस्टम्स के अंदर ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है थ्रू कस्टम्स प्रोविजंस, और इस स्कीम में जो सबसे बड़े फायदे की बात है कि नॉट ओनली योर कैपिटल गुड्स, ना केवल आपकी मशीनरी, बट इवन रॉ मटेरियल। अगर आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कच्चा माल बाहर से मंगाते हैं, रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, रॉ मटेरियल के अलावा कोई और भी प्रोडक्ट हो सकता है जो आपकी प्रोडक्शन में यूज होता है, तो उस पर भी सरकार टैक्स की ये छूट, यानी कि कस्टम प्लस जीएसटी की छूट प्रोक्योरमेंट पर इंडस्ट्रीज को इसी स्कीम के अंदर दे रही है। अब आप में से जो लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते होंगे, उनके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि ये स्कीम आप जो हमें बता रहे हैं, ऐसा तो हमने कुछ सुना है कि एक स्कीम होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, मशीनरी के लिए एक स्कीम होती है ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल की एक स्कीम होती है एडवांस ऑथराइजेशन। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको सर एक बात बता दूं कि ईपीसीजी की स्कीम केवल एक्सपोर्टर्स को फायदा देती है, एडवांस ऑथराइजेशन की स्कीम केवल एक्सपोर्टर्स को फायदा देती है, लेकिन ये स्कीम आप हिंदुस्तान के अंदर ही सारा माल बनाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर ही सारा माल बेच देते हैं, फिर भी आप इस स्कीम में कंपैरेटिवली सेम बेनिफिट को अडॉप्ट कर सकते हैं। एक और फायदा, ईपीसीजी स्कीम में अगर आप 1 करोड़ रुपए की मशीनरी लाए, सरकार आपको 30 लाख रुपए की छूट तो दे देगी, लेकिन कंडीशन लगाएगी कि 30 लाख का 6 गुना, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए का एक्सपोर्ट करिए, 6 साल के अंदर करिए और मेरे को रिपोर्ट करिए। अगर 6 साल के अंदर नहीं किया तो पूरा टैक्स ब्याज समेत आपसे रिकवर करिए। इस स्कीम के अंदर जो हम स्कीम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आप 10 साल में माल बना के बेचिए, 20 साल में माल बना के बेचिए, 100 साल में माल बना के बेचिए, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, जिसमें आप कच्चा माल बिना टैक्स पे किए इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक्सपोर्ट करते हो, उसमें टाइम लिमिट है कि 18 महीने के अंदर अंदर कच्चे माल से फाइनल प्रोडक्ट बनाइए और उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। नहीं करेंगे तो टैक्स प्लस पेनल्टी देना पड़ेगा। यहां पर आप कच्चे माल को इंपोर्ट करिए, आप साल में, 2 साल में, 10 साल में, 100 साल में बनाइए, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। उन स्कीम्स में आप किसी वजह से कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, जैसे कोविड का ड्यूरेशन आई, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम आई,
सरकार ने कुछ एक्सटेंशन अपने एंड से दी, कुछ लोग उसमें कवर कर पाए, कुछ नहीं कवर कर पाए, लेकिन सीधे 15% ब्याज की मार पड़ी कि आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और डिले का 15% ब्याज देना पड़ेगा। इस स्कीम में आप मशीनरी लाए, आपने मशीनरी से काम किया, मशीनरी अब आप क्लियर करना चाहते हैं, सरकार कहती है खाली मेरा मूल दे दीजिए, खाली मेरा टैक्स अमाउंट दे दीजिए, कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है। आप कच्चा माल लाए, कच्चे माल से आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, फाइनल प्रोडक्ट आपने अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो एक्सपोर्ट करने के, अगर आपने एक्सपोर्ट ही कर दिया तो कोई टैक्स नहीं देना, अगर आपने उसको डोमेस्टिकली यूज कर लिया तो खाली टैक्स कंपोनेंट दे दीजिए, ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपने आप में उन सारी स्कीम्स पे, मतलब नॉट ओनली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बट अगर कहीं एक्सपोर्टर्स कंस्ट्रेन्ड हैं, उस टाइम लिमिट में पूरा नहीं कर सकते, रादर एक रिलैक्स्ड वे में काम करना चाहते हैं, तो ये स्कीम कंपैरेटिवली ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स इवन फॉर एक्सपोर्टर्स। एक और भी चीज मैं आपके सामने रखता हूं। आज 3 ही चीजें हैं जो आप प्रोक्योर करते हैं अपने बिजनेस के लिए, मतलब 3 कैटेगराइजेशन हो सकते हैं। एक है कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी, एक है इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल, और तीसरा है इनपुट सर्विसेज। तीनों को सरकार ने इस स्कीम के थ्रू कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे? मान लीजिए आपने एक बहुत एडवांस मशीनरी बाहर से इंपोर्ट कराई, तो उसमें यहां डोमेस्टिकली चलाने वाले नहीं मिलते, आपको उन्हीं सप्लायर से बोलना पड़ता है कि आप ही एक बंदा भेजिए जो यहां आएगा, हमारे लोगों को सिखाएगा कि वो मशीनरी से काम कैसे करना है, कम से कम यहाँ कुछ दिन रहेगा और हमारा डोमेस्टिक स्टाफ ट्रेन हो जाएगा, तब आपका बंदा यहां से वापस चला जाए। तो वो कहते हैं साहब कि हम आपका इसको इतना यूरो और चार्ज करेंगे, इतना डॉलर और चार्ज करेंगे, बिकॉज दीज वुड बी आवर सर्विस चार्जेस। तो इंटरेस्टिंग टू नोट कि आप अगर गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी लगता है, लेकिन सर्विसेज अगर आप कोई इंपोर्ट करते हैं तो कोई कस्टम एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ओनली एंड ओनली लायबल टू जीएसटी। और जीएसटी मेजर ऑफ द बिजनेसेस कैन टेक क्रेडिट, तो प्रैक्टिकली उसमें कोई टैक्स कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। तो इस स्कीम के थ्रू अगर आप अपने कैपिटल गुड्स और इनपुट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, सर्विसेज ऑफ कोर्स आपकी वैसे ही टैक्स न्यूट्रल है, तो आज आप एक वैश्विक स्तर पे अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं विदाउट बीइंग बॉदर्ड अबाउट द एनी एडिशनल टैक्स कॉस्ट। अब इस स्कीम में कोई सज्जन कमेंट्स में पूछ रहे थे कि इस स्कीम का नाम क्या है। इस स्कीम का नाम है, सर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस इन वेयरहाउसिंग रेगुलेशंस। ये वेयरहाउसिंग का टर्म क्या है, क्यों इसे यूज किया है, वो टेक्निकल टर्म्स है। मैं कोई भी टेक्निकल बात टेक्निकल टर्म्स में या ऐसे लीगल लैंग्वेज में यहां पर नहीं रखूंगा जो अननेसेसरीली आपको कंफ्यूज करे, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप सभी अपने अपने राइट में अपने बिजनेस लीडर्स हैं। पॉलिसी लेवल पे आपकी थिंकिंग रहती है, पॉलिसी लेवल डिसीजंस आप लेते हैं, टेक्निकल चीजें के लिए आपके पास स्टाफ है या आपके पास अपने अपने रिनोन्ड कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करेंगे ही ऑफ कोर्स। तो इस स्कीम के लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, कहां एप्लीकेशन देनी है, उससे भी जरूरी बात, क्या इस स्कीम के लिए सरकार ने कोई जगह आइडेंटिफाई कर दी है? जैसे आपके दिमाग में शायद रेजोनेट हो रहा हो कि हमने सुना है कि एसईजेड्स होते हैं, बट एसईजेड तो कुछ स्पेसिफिक जगह जाके ही लगाए जा सकते हैं, सब जगह नहीं लगाए जा सकते। तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक आप में से कोई भी उद्यमी, और पूरे भारतवर्ष में यानी कि मुंबई से लेकर वेस्ट में और साउथ में ईटानगर तक और नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक, आप कहीं भी अपनी यूनिट लगाना चाहते हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट हो, आप उसी को वहीं से
इस स्कीम के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं और स्कीम के बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। क्या इस स्कीम के बेनिफिट्स बिना किसी रेगुलेशन के हैं? क्या ये स्कीम आउटराइट एग्जेम्पशन है? क्या इस स्कीम के लिए कोई एडिशनल कंप्लायंस आपको नहीं करना पड़ेगा? तो इन तीनों सवालों का जवाब है नहीं। ये स्कीम आउटराइट टैक्स एग्जेम्पशन की स्कीम नहीं है। इसीलिए टेक्निकल एक टर्म मैंने आपके सामने रखा था, टैक्स डेफरमेंट स्कीम, क्योंकि ये बेनिफिशियल स्कीम है, ओपन एंडेड स्कीम है। इसमें कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस हैं, एडिशनल प्रोसीजर्स हैं, वो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे, बट बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कोई भी इंस्पेक्टर राज या डिपार्टमेंट का आप क्लचेस में आ जाएंगे या कंट्रोल में आ जाएंगे। आप में से बहुत सारे सीनियर लोग ऑडियंस में मौजूद हैं, आपने अपने टाइम में आपने एक्साइज से डील किया ही होगा, जब एक्साइज का बहुत भयावह रूप होता था और एक्साइज का इंस्पेक्टर लगभग मतलब बहुत हैरेसमेंट करके फैक्ट्रीज को ऑपरेट करने दिया जाता था। तो उस क्लचेस से, जैसे आज हम बाहर जीएसटी में आ गए हैं, अपनी फैक्ट्री में आराम से काम कर रहे हैं, बस मंथली रिटर्न सबमिट कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को राइट है आ जाए 4 साल 5 साल में एक बार और हमारे खाते चेक कर लो। तो लगभग उसी लाइंस पर। तो इसकी एप्लीकेशन साहब कहां फाइल होगी? इसकी एप्लीकेशन आपके ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के यहाँ एप्लीकेशन फाइल होगी। कुछ बेसिक से रिक्वायरमेंट है। बेसिक से रिक्वायरमेंट ये है कि एक बॉन्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट आप सरकार के साथ सबमिट करेंगे कि बाई चांस अगर हम इस एप्लीकेशंस के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं और किसी वजह से हमारे पे टैक्स, इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी देने की लायबिलिटी आती है, तो हम सरकार को वो पूरी तरह से अदा करें। क्या इस अंडरटेकिंग के साथ आपको कोई बैंक गारंटी भी देनी पड़ेगी? कोई फंड्स के ब्लॉकेज भी करने पड़ेंगे? कोई बैंक गारंटी और फंड्स ब्लॉकेज नहीं करने पड़ेंगे। एक आपको एक साइन डॉक्यूमेंट बस गवर्नमेंट को देना है कि अगर कोई गलती होगी तो हम आपकी भरपाई करेंगे। अब इसमें एक और सवाल है जो आप प्रैक्टिकली भी कनेक्ट करेंगे। आप में से किन्हीं की फैक्ट्री है, आपके यहाँ बहुत एडवांस्ड मैकेनिज्म है, आप 100 किलो का माल लाते हैं और उससे 200 किलो आउटपुट निकाल लेते हैं। आप में से कुछ और लोग हैं जिनकी सिमिलर लाइन में फैक्ट्री है बट उतने एडवांस प्रोसीजर्स नहीं है, आपके यहाँ वेस्टेज थोड़ी ज्यादा होती है। आप 100 किलो माल लेते हैं लेकिन 175 किलो आप 100 किलो में से सॉरी मैं शायद कुछ गलत बोल गया, आप 100 किलो माल लाते हैं और उसमें से शायद 90 किलो का आउटपुट फाइनल निकाल लेते हैं एडवांस मशीनरी में, और जहां पर बहुत एडवांस मशीनरी नहीं है वहां 100 किलो लाकर केवल 75 किलो ही फाइनल आउटपुट निकाल पाते हैं। तो अब इसको मॉनिटर कैसे करेगा डिपार्टमेंट? क्योंकि हो सकता है सेम प्रोडक्ट के लिए कोई कहे कि साहब मैंने तो 100 में से 90 बना दिया और दूसरा कहे कि मेरे साथ 100 में से 75 ही बना। तो एक नॉमेनक्लेचर हमारे यहाँ सरकार बनाती है और उसे पब्लिश करती है, उसे बोला जाता है, अगेन एक टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। इसको शॉर्ट में अब्रिविएशन में सायोन बोलते हैं। और सायोन में बेसिकली गवर्नमेंट क्या कैटेगराइज करती है कि इंडस्ट्री में कुछ भी हो रहा हो, हमारी अपनी टेस्टेड लैब के हिसाब से, हमारे अपने नॉर्म्स के हिसाब से अगर ये रॉ मटेरियल इतना आता है तो उसमें से ये इतना फिनिश प्रोडक्ट निकलना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप इस स्कीम में प्रोक्योरमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, उन नॉर्म से आपके केस में कोई डेविएशन है, आपके नॉर्म्स में कोई एडिशनल चैलेंज है, तो वो भी सरकार ने रूम रखा है कि आप आइए, डिटेल सबमिट करिए, हमें बताइए कि कैसे आपका केस इससे अलग है और हम उसको भी ड्यूली कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस स्कीम को अवेल करने के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक, आपके पास ऑफ कोर्स प्रेमाइसेस होना चाहिए। प्रेमाइसेस का आप एक प्लान भी सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ कि कितनी एंट्री पॉइंट्स हैं, कितने एग्जिट पॉइंट्स हैं, क्या आपके यहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी है, आप मशीनरी लाएंगे टैक्स फ्री, माल लाएंगे टैक्स फ्री, क्या उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए मेजर्स हैं, क्या आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा आपको अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाफ में से
या फिर कोई नई हायरिंग करके एक वेयरहाउस कीपर डेजिग्नेशन पर एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़े। इस पर्सन का कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो या कोई एक्स डिपार्टमेंट का आदमी हो या कम से कम इतने एक्सपीरियंस का आदमी हो, नहीं, कोई भी आदमी जो आपके हिसाब से रीजनेबल है, आपके बिजनेस की रीजनेबल नॉलेज है, डिपार्टमेंट से रीजनेबली इंटरेक्ट कर सकता है, और जिससे डिपार्टमेंट को यदि कोई इंटरेक्शन आपके यहाँ करना हो तो उससे बात कर सकते हैं, उस पर्सन को आप अपने यहाँ का वेयरहाउस कीपर अपॉइंट कर सकते हैं। एक और रिक्वायरमेंट ये है कि आपके अपने रिकॉर्ड्स, जैसे कि कितना माल आपने स्कीम में परचेज किया, कितनी मशीनरी परचेज करी, प्रेजेंट उनका स्टेटस क्या है, कच्चा माल अगर लाए तो कितना कच्चा माल आपने फाइनल प्रोडक्ट बना के बेच दिया, कितना आपके पास अभी मौजूद है, ये सारी चीजें आपके पास डिजिटली होनी चाहिए, यानी कि आपके रिकॉर्ड्स कंप्यूटर्स पर मेंटेन होने चाहिए। एक मंथली रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली आपको, इस स्कीम में अगर आप जाते हैं तो एक मंथली रिटर्न आपको फाइल करनी है। वो एक सिंपल रिटर्न है। उस रिटर्न में बेसिकली आपको ये डिटेल देनी है कि क्या एडिशनल आपने प्रोक्योरमेंट करे। एक और चीज मैं आपको बताऊं, इस स्कीम में आने के लिए परमिशन वन टाइम है, ऑपरेशन लाइफ टाइम। परमिशन वन टाइम और ऑपरेशन लाइफ टाइम कैसे? आप सभी जानते हैं कि जैसे बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट बिजनेस कहीं से हो, डे बाय डे धीरे धीरे ग्रो करता है और छोटी फैक्ट्री मल्टी लोकेशन और मल्टी करोड़्स वाली फैक्ट्री हो जाती है। तो आपने कहा कि साहब इनिशियली तो मैंने 1 करोड़ या 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया था, लेकिन आज तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, तो क्या मैं हर बार नई परमिशन लेने जाऊंगा? ऐसा नहीं है। वन टाइम परमिशन है, एक बार आप परमिशन ले लीजिए और उसके बाद 1 करोड़ के समय पर जैसे मान लीजिए आपसे बॉन्ड फाइल कराएंगे उसी वैल्यू के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली, पर जब आपकी फैक्ट्री ग्रो करते करते 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आ गई तो ऑफ कोर्स आप भी एग्री करेंगे कि आपका बॉन्ड का अमाउंट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। तो आपके बॉन्ड वैल्यू प्लस माइनस होती रहेगी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर आपकी परमिशन वन टाइम है और कंप्लायंस फिर लाइफ टाइम। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है, मशीनरी आप लाए, मशीनरी का परचेज का कागज, मशीनरी का इंपोर्ट का कागज, मशीनरी का इंस्टॉलेशन का कागज, मशीनरी आपके पास इंटैक्ट है उसका कागज, ये सारी चीजें आपको अपने पास मेंटेन करके रखनी है और कम से कम 5 साल तक के लिए आपके पास ये सारे रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड होने चाहिए। अब अभी तक मैंने आपको, अच्छा अब इसमें आपका डिपार्टमेंटल इंटरेक्शन कहां कहां पर होगा? डिपार्टमेंटल इंटरेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें ना के बराबर है। आप अपनी फैक्ट्री को रजिस्टर करा लीजिए, उस टाइम पर वो एक विजिट पर आएंगे, देखेंगे सारी चीजें ठीक हैं, जैसा आपने बताया वैसे ही है, उन सब चीजों को वो देख लेंगे, सेटिस्फाई होंगे, आपको एप्लीकेशन दे देंगे। एप्लीकेशन दे देंगे उसके बाद आप वेयरहाउस कीपर से इंटरेक्शन उनका चलता रहेगा। मंथली रिटर्न में आप अपनी रिपोर्टिंग देते ही रहेंगे और उससे आपके कंप्लायंसेस आगे चलते रहेंगे। इसके अलावा जैसे जीएसटी में एक ऑडिट का प्रावधान है जो डिपार्टमेंट आपके यहां आके करेगा, वैसे ही इसमें भी एक ऑडिट का प्रावधान है कि कस्टम के पास ये पावर है कि वो जब चाहे आके आपके यहां ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। ऑडिट कितने ड्यूरेशन पर होगा? कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। क्या ऐसा जरूरी है कि आप इस स्कीम में आए तो ऑडिट होगा ही होगा? ऊपर से आगे अरे यार मैं बड़ी परेशानी होती है। अरे बेटे ऐसे ही चलो ऊपर लेट या जाओ। तुम उधर को तरफ साइलेंट कर लीजिए जिसका, ये तो ले ले। हेलो ये प्रेमलता, इसको सबका म्यूट करवाइए प्लीज। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबका ऑडिट होगा ही होगा। डिपार्टमेंट का अपना एक रिस्क बेस्ड सिस्टम है, उससे वो लोग पीरियोडिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने सारे लोग एप्लीकेशन है और उसमें से जिसमें जितनों का रेलेवेंट लगेगा उन्हीं का ऑडिट कंडक्ट किया जाए। इसके अलावा आप इस स्कीम में आ गए, आप एक्सपोर्टर हैं और एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो क्या आपको और जो एक्सपोर्ट रिलेटेड इंसेंटिव स्कीम्स हैं क्या उनका फायदा नहीं मिलेगा?
हमारे बीच में रेखा शर्मा जी भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी में। तो क्या आप एक्सपोर्ट्स में काम कर रहे हैं तो क्या आपको और एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे? मोस्ट सर्टेनली आपको वो सारे एडिशनल एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसा कि रॉडटेप स्कीम है। मैं यहाँ पर महासचिव जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर भी मेंबर्स के लिए आपको सेमिनार्स करने चाहिए सर, जो एडिशनल एक्सपोर्ट स्कीम्स हैं। और ये सारे एडिशनल एक्सपोर्ट बेनिफिट्स ओवर एंड अबव दिस टैक्स सेविंग स्कीम, ये सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलते रहेंगे। अब इसमें बात ये आई सर कि एक बात मैंने आपसे एक टेक्निकल टर्म यूज किया था, टैक्स डेफरमेंट स्कीम, और मैंने आपको क्वेश्चन किया कि ये टैक्स एग्जेम्पशन नहीं, टैक्स डेफरमेंट स्कीम है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो टेक्निकल टर्म का मतलब क्या है। स्कीम ये कह रही है फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप 3 कैटेगरी हो सकती हैं। आप 100% एक्सपोर्ट करते हैं, स्कीम में एलिजिबल है। आप 100% डोमेस्टिक सप्लायर है, 0 एक्सपोर्ट है, आप स्कीम ले सकते हैं। आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ डोमेस्टिकली करते हैं, आप फिर भी स्कीम में एलिजिबल है। वो कह रहे हैं आप मशीनरी लाइए, हमें कोई टैक्स मत दीजिए। आप गुड्स लाइए, रॉ मटेरियल लाइए, हमें कोई टैक्स मत दीजिए। पर अगर आप मशीनरी जो लाते हैं, आप मशीनरी लाए, अपनी प्रेमाइसिस में आपने इंस्टॉल कराई, आप मशीनरी से 10 साल काम लीजिए, 20 साल काम लीजिए, 100 साल काम लीजिए, जब तक मशीन आपके प्रेमाइसिस में है, सरकार आपसे कोई टैक्स नहीं मांगे, चाहे आप एक्सपोर्ट करते हो चाहे नहीं करते। जब आप मशीनरी लाए, आपने मशीनरी से प्रोडक्ट बनाया 10 साल, 10 साल बाद, 12 साल बाद आपने मशीनरी को एक्सपोर्ट कर दिया, कोई टैक्स सरकार आपसे नहीं मांगे, कोई टैक्स सरकार को देने की जरूरत। तीसरी कैटेगरी, आप मशीनरी लाए, मशीनरी आपने 10 साल यूज करी, मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई, आपने डोमेस्टिकली मशीन बेच दी, उस केस में सरकार जरूर कह रही है कि भैया अब आप मेरा टैक्स दे दीजिए, लेकिन यहां भी कोई ब्याज, कोई पेनल्टी आपको नहीं देनी है। केवल और मात्र जो टैक्स सरकार का नहीं दिया था, वो टैक्स आपको सरकार को देना। रॉ मटेरियल आप लाए, रॉ मटेरियल 100 टन रॉ मटेरियल आप लाए, 100 टन में से 50 टन आपने यूज कर लिया एक्सपोर्ट के लिए, उस 50 टन पे कोई टैक्स आपको सरकार को नहीं देना है। 50 टन आपने यूज किया डोमेस्टिक सप्लाई के लिए, उस 50 टन पर सरकार को टैक्स आप जमा करा दीजिए बिना ब्याज के। इसमें क्या फायदा है? इसमें फायदा सर ये है, अगर आपके नंबर्स बड़े हैं, अगर आपके नंबर्स ज्यादा इन्वॉल्व है गुड्स में, सीधा सीधा आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज बच रही है विदाउट एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आप एक बात समझिए, प्रैक्टिकली सरकार आपसे ये कह रही है कि जो माल आप 1.25 करोड़ का इंपोर्ट करके लाने वाले थे, 1 करोड़ रुपए का ले आओ, मेरे 25 लाख रुपए अपने पास रख लो, जब माल बिक जाए तब वो पैसा मेरे को दे देना, ब्याज का 1 पैसा देने की जरूरत आपको मुझको नहीं है। तो ये थे ब्रॉड पैरामीटर्स अराउंड द स्कीम। और इससे रिलेटेड अब अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा टू ओपन द फोरम फॉर एनी क्वेरीज फ्रॉम मेंबर्स। शशांक जी जानना चाहेंगे, जैसे मशीन मैंने टैक्स के मंगा ली, जब मैं मशीन बेचूंगा अपनी 5 साल बाद 7 साल बाद बेकार हो गई जी तो कबाड़ के भाव बिकेगी वो? जी सर। और मैंने जब मशीन मंगाई थी 1 करोड़ की, अब बिक रही मेरी 20 लाख की, जी तो मुझे जीएसटी कितने पर देना होगा और कितने पर मुझे टैक्स देना होगा? जी इंपोर्ट ड्यूटी इसमें सर टैक्स का प्रोविजन ये कहता है कि क्योंकि ये टैक्स डेफर्डमेंट स्कीम है, कि आपको टैक्स वो पूरा पे करना है जो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट पेएबल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लियरेंस। लेकिन इसमें मैं आपको यहां तो जवाब नहीं दे सकता उस चीज का, लेकिन अगर इसमें कोई अच्छा सलाहकार होगा तो वो आपको वो टैक्स देने नहीं देगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूं सर यहाँ। हमारे पास कुछ हैंड रेज है जी दीपक बजाज जी प्लीज।
हेलो। हाँ नमस्कार, सभी को नमस्कार। हाँ हाँ, मेरा शशांक जी से ये प्रश्न है कि मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी। अभी एक हफ्ता पहले लगभग 3.5 करोड़ की मशीन मैंने चाइना से इंपोर्ट की है। तो अब चूंकि घर में मशीनें आ चुकी, तो क्या अभी हम इस स्कीम में कस्टम ड्यूटी सब पेड है? सर, इसमें पोस्ट इंपोर्ट कोई बेनिफिट नहीं है, प्री इंपोर्ट ही आपको ये परमिशन लेनी है। शशांक जी, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी जी कि सर अगर फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी जो है वो चाइना से इंपोर्ट करी है अंडर द स्कीम, जी वो मशीनरी जो है वो मोल्ड्स है जो जॉब वर्क पे दूसरी फैक्ट्री के प्रेमाइसेस में जाएंगे, तो क्या हम इस स्कीम में एलिजिबल हैं या नहीं है? सर, जॉब वर्क के ऊपर पूरा एक सर्कुलर दिया है सरकार ने, ठीक है, और जॉब वर्क के लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। ठीक है, आप जॉब वर्क का प्रोसीजर खुद भी कर सकते हैं, अपनी मशीनरी अपने माल को जॉब वर्क कराने के लिए बाहर भी बेच सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स सेट किए हैं सरकार ने, वो प्रोसीजर्स बस आपको फॉलो करने हैं। बट जॉब वर्क को कंप्लीटली सरकार ने इस स्कीम के अंदर रिकॉग्नाइज किया है और ड्यूली प्रोवाइड किया। एक लास्ट चीज सर आपसे और पूछनी थी। आपने कहा है कि इसमें जो हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं उस पे हम लोग जीएसटी और कस्टम से टैक्स डिफरमेंट स्कीम के अंदर एक मतलब सरकार को उस टाइम पैसा नहीं देंगे, जी ठीक है, बट जब वो रॉ मटेरियल सेल हो जाएगा फाइनल फिनिश गुड में, तब तो वो पैसा सरकार को देना होगा ना? हाँ सर, देना होगा। तो सर अगर मेरा फास्ट मूविंग आइटम है तो फिर मैं इस स्कीम में जाने का मुझे तो कोई बेनिफिट है नहीं है। मैंने वहां पर रॉ देखिए, कैपिटल गुड्स में तो विदाउट डाउट सभी के लिए बेनिफिट है। रॉ मटेरियल के मैंने वही कहा कि अगर आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स इन्वॉल्व हैं और आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा है, तो आप इस स्कीम में जाने का जरूर सोचिए। अदरवाइज अगर फास्ट मूविंग है, नंबर्स बड़े इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आप इसमें ना कवर करें तो भी बेटर है। अच्छा, एक लास्ट फाइनल चीज सर, जिस तरह आपने बताया कि इसमें जो है कि आपको जैसे परमिशन लेनी होगी, उसके बाद वो इंस्पेक्शन पे आएंगे, जो भी आएंगे इंस्पेक्शन पे, आई थिंक जुरिस्डिक्शन जो भी जीएसटी कमिश्नरेट का लगेगा वो इंस्पेक्शन पर आएगा। सर, इंस्पेक्शन के लिए नहीं आएंगे, इंस्पेक्शन उससे पहले ही हो जाएगा आपके प्रीमाइसेस का, कि जब आपके हाँ जी, वो मतलब जब भी हमें फाइनल परमिशन मिलेगी उससे पहले एक बार इंस्पेक्शन होगा ना हमारे यहाँ पर। हाँ, मैं इसमें एक और भी चीज क्लियर कर देता हूं। इसमें आपने स्कीम के नाम में एक टर्म सुना होगा सर, आप सभी ने मेरे मुंह से, वेयर हाउसिंग रेगुलेशन। हाँ जी सर। तो जिस प्रीमाइसेस को आप लोग अपनी फैक्ट्री बोल रहे हैं, हाँ जी, जैसे आप घर में हमारा एक हमारा पूरे समाज जो जानता है, एक हमारा वो नाम है और एक हमें घर का नाम होता है हमारा, बिल्कुल ठीक बात है सर, और इंसान एक ही है। वैसे ही जिस प्रीमाइसेस को हम फैक्ट्री बोलेंगे, इस स्कीम में आने के बाद जो कस्टम वाले हैं वो उस फैक्ट्री को वेयर हाउस बोलने लगे। ठीक है सर। तो वेयर हाउस बोलने का मतलब क्या हो गया कि आपने अपने पूरे प्रीमाइस को कस्टम में रजिस्टर करा दिया कि साहब इस प्रीमाइसेस में मैं टैक्स फ्री मशीनरी लाता हूं, टैक्स फ्री रॉ मटेरियल भी लाता हूं, उससे प्रोडक्ट बनाता हूं और आगे बेचता हूं। तो अगर सर मेरा बाहर से जो भी इंपोर्ट है, अगर उसमें रॉ मटेरियल का इंपोर्ट ज्यादा और मशीनरी का इंपोर्ट कम है और रॉ मटेरियल फास्ट मूविंग आइटम है, फिर तो इस स्कीम का मुझे किसी भी तरह का कोई खास बेनिफिट नहीं है। सर, अगर देखिए कैपिटल गुड्स के एक्सटेंट तक क्वेश्चंस हम लोग बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं, तो क्वेश्चन अगर और क्वेश्चन है सर तो हम नंबर शेयर करेंगे, और डेफिनेटली ये बात है, रेपिटेटिवली है, तो अगर इफ यू परमिट मी। स्कीम है सर, हाँ जी, पिटाई होगी SEZ के लिए। भरत जी, भरत अग्रवाल जी। हाँ जी, is the scheme applicable for import of used machinery? यस सर, हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका। जो एक्सपोर्टर्स जो मशीनरी मंगाते हैं उसमें लिखा होता है कि साहब नई मशीनरी लाइएगा, पुरानी यूज मशीनरी मत लाइएगा, और पुरानी यूज मशीनरी को क्लियर कराना कस्टम से अपने आप में एक चैलेंज होता है, और उस पर कस्टम ड्यूटी में चैलेंजेस आते हैं। लेकिन इस स्कीम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, थैंक यू भरत जी ये क्वेश्चन पूछने के लिए, आप यूज्ड मशीनरी भी इस स्कीम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, और खास बात देखिए, बिना टैक्स पे किए इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दैट इन इटसेल्फ अ वेरी यूजफुल। SEZ में जो मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो भी एक्सपोर्टर हैं सर? हाँ जी सर, जो SEZ में माल सप्लाई कर रहे हैं वो भी एक्सपोर्टर है।
आयुष वो भी इस बंसल जी स्कीम का लाभ प्लीज। ले सकते हैं। नेक्स्ट दिनेश जी प्लीज नेक्स्ट। अच्छा सॉरी, आप पूछिए सर। हेलो सार्थक जी, हेलो सार्थक जी, सॉरी शशांक जी। जी सर। हाँ जी सर, एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने लेट से एक मशीन इंपोर्ट की, हम्म, ठीक है, और मैंने उसे 10 साल के बाद उसे एक्सपोर्ट वापस कर दिया। इंपोर्ट तो मैंने 1 करोड़ की थी, मैंने एक्सपोर्ट उसे वापस जब बेचा, हो सकता है स्क्रैप में ही एक्सपोर्ट में बिकी हो, वो 20 लाख में बिकी, तो क्या मुझे बैलेंस 80 लाख का टैक्स देना पड़ेगा? नहीं सर, आपने प्रेसिडेंट साहब वाले केस में भी टैक्स बचवा दिया। ओके ठीक है। एक और क्वेश्चन है मेरा जी मेरा वुडन हैंडीक्राफ्ट्स का काम है, एक्सपोर्ट्स का। जी मेरे यहाँ एमडीएफ लगती है जो इंपोर्ट होती है, जी ठीक है। मैं एमडीएफ इंपोर्ट करता हूँ, कंटेनर इंपोर्ट करता हूँ, जी तो उसमें मेरा जो कन्वर्जन रेशियो है वो 75% है, जी लेट्स से, जी ठीक है। मैंने 1 करोड़ का कंटेनर इंपोर्ट किया और मैंने उस मटेरियल से मटेरियल बनाकर वैल्यू एडिशन करके सेल ऑफ कर दिया, जी। तो क्या 75% जो एक्सेप्टेबल 90, ऐसा तो नहीं है कि वो असेसमेंट ये करें कि 90% होना चाहिए या 80% होना चाहिए कन्वर्जन वैल्यू? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 75% या 70% एक्सेप्टेबल, वो हम जो कहेंगे वो मान लेते हैं कि नहीं मानते? देखिए, इसी में ना सर, आप एक्सपोर्ट्स में डील करते हैं तो आपने एक टेक्निकल टर्म सुना होगा, सायोन नॉर्म्स, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। जी जी जी। सायोन नॉर्म से आपका 75% आउटपुट कंप्लाई करता है। जी जी। करता है 70 to 80% वो एक रेशियो है उसका, अलग अलग आइटम। 70 to 80 में अगर आप 75 में है तो बिल्कुल मानेंगे सर, 100% मानेंगे। ओके ओके ओके। आयुष बंसल जी। Shashank ji, thank you for all the information that you've shared with us today. It was a real help. एक छोटा सा सवाल है, आपने एक वैल्यू, एक पॉइंट रखा था बॉन्ड वैल्यू का। इसमें जब आप कस्टम्स में रजिस्टर करेंगे विद योर जुडिशियल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, तो उसमें एक बॉन्ड वैल्यू क्या कि अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड बनेगा। एक बार उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उससे क्या इम्प्लीकेशन है, कि अगर इंडस्ट्री 1 करोड़ की है या 100 करोड़ की है, वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप वो पॉइंट प्लीज क्लियर करिएगा। मैं आपका जो आपने बीच में बोला वो पॉइंट मिस करके एक बार रिपीट करेंगे सर प्लीज। बॉन्ड वैल्यू जो आपने कहा था कि आप जब इसको कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में रजिस्टर कराएंगे अपनी इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री की वैल्यू के हिसाब से आपको बॉन्ड वैल्यू बनवानी पड़ेगी। इंडस्ट्री की वैल्यू के हिसाब से नहीं, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। पहली बात है कि बॉन्ड वैल्यू डिपार्टमेंट हमेशा एक सेफ साइड लेके चलता है। सेफ साइड लेके ये चलता है कि मान लीजिए 100 लोग आए स्कीम में, 100 में से 99 लोग ठीक होते हैं जो प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं। 1% हमेशा ऐसा होता है कि जिनका इंटेंट ही स्क्रूपुलस होता है कि मंगा लो, उसको स्मगल कर दो या XYZ कुछ भी करो। उस 1% का खामियाजा पूरा 100% होगा। तो उसमें क्या होता है कि सरकार इसमें ये कहती है कि वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा। वर्स्ट के सिनेरियो में ये होगा कि आपने 10 करोड़ रुपए की मशीनरी इंपोर्ट करी, 3 करोड़ रुपए का टैक्स बचाया, 3 करोड़ रुपए का अगर टैक्स बचाया, लेकिन अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी तो सरकार को कब पता चलेगा? हो सकता है 5 साल बाद, हो सकता है 6 साल बाद। तो तब रिकवरी कितनी बड़ी खड़ी होगी? तो रिकवरी खड़ी होगी टैक्स की प्लस इंटरेस्ट की प्लस पेनल्टी की। तो जो मूल अमाउंट है वो 3 गुना हो गया होगा। तो सरकार कहती है कि बॉन्ड में लिखवाओ, अगर 1 करोड़ रुपए की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, 30 लाख का टैक्स बचा रहे हैं, कि भैया अगर 90 लाख तक की लायबिलिटी आएगी, यानी कि ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड, 90 लाख तक की लायबिलिटी आएगी तो मैं सरकार को पे कर दूंगा। और मैं आपको ये भी फैक्ट बता दूं, अगर आपके कंप्लायंसेस सही होते हैं और कोई एक्स्ट्रावेगेंट केस नहीं होता है, मैं प्रैक्टिकली ईओयूज एसईजेड्स वी हैव वर्कड एक्सटेंसिवली सर, इसमें तो बॉन्ड मांग रहे हैं, वहां तो बैंक गारंटी मांगते थे। अभी भी हम एक छुपा रहे हैं, उसमें बेचारे को 2 करोड़ की तो बैंक गारंटी दे रहे हैं। तो कोई बैंक गारंटी नहीं है, कोई फंड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस एक अंडरटेकिंग है। और उसको भी लिक्विडेट करने के लिए डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी एक्सटेंट तक जाना पड़ेगा, जो 99% केसेस में नहीं है। नहीं, जैसे इसमें आपने कहा था कि ईपीसीजी में, और इसमें ये डिफरेंस है, ईपीसीजी में आप बैंक गारंटी देते हैं एंड यू डिक्लेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट यू आर सेविंग। जी, तो वो तो हर बार जब आप इंपोर्ट करते हैं तब ईपीसीजी का सर्टिफिकेट बनता है, उसके हिसाब से उसकी बॉन्ड वैल्यू हो जाती है। जी। बट सिंस दिस इज ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपने खुद ही शेयर किया कि एक बार रजिस्टर कराना है आपको, वेदर इट इज फॉर योर कैपिटल गुड्स और फॉर योर रॉ मटेरियल। तो उस टाइम वैल्यू कैसे असर्टेन होगी कि भी इसकी बॉन्ड वैल्यू क्या मानेंगे? क्योंकि उस समय पर जब आप रजिस्टर करने जाएंगे
आपके प्रोजेक्शंस होंगे, आपको पता होगा कि आप लगभग कितनी वैल्यू का इंपोर्ट करने वाले हैं विद इन द फोर्सेबल फ्यूचर। सर और कितने दो टाइम, तरीके से होता है, मैं इसको एक बताता हूं। साल, 10 साल, 100 साल, फॉर व्हाट दो टाइम ऑफ तरीके से। पीरियड वी हैव टू? हाँ, मैं कंप्लीट कर लूं सर। इसमें दो तरीके से होता है कि मशीनरी तो पता होती है हर किसी को कि मैं आज 10 करोड़ रुपए का प्लांट लगा, और रॉ मटेरियल होता है साइक्लिकल, कि आपने मंगाया, यूज हो गया, मंगाया, यूज हो गया। तो जो कैपिटल गुड्स हैं और रॉ मटेरियल, आप इनिशियली जाके बताएंगे कि मेरा इतना वन टाइम है और इतना मेरा साइक्लिकल है, उस फिगर के हिसाब से वो डिटरमिन करेंगे। फिर जैसे बैंक में पासबुक बनती है, वैसे ही आपका एक बॉन्ड रजिस्टर बन जाए। बॉन्ड रजिस्टर, मान लीजिए आपने बॉन्ड 10 करोड़ रुपए का दे दिया, अगर आप 10 करोड़ के अंदर हैं तो डिपार्टमेंट आपका वहीं एंट्री करता रहेगा। जैसे ही 10 करोड़ से आप एक्सीड हुए, डिपार्टमेंट कहेगा इतनी वैल्यू का एडिशनल बॉन्ड और हमारे पास सबमिट करा दीजिए। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू। थैंक यू शशांक। विपुल रस्तोगी जी। विपुल जी। Yes, sir. Am I audible? हाँ, Yes, sir. बोलिए। Yeah. Good evening, everyone. Good evening. Sir, I would like to ask you whether this scheme is applicable over ODOP scheme. So this has no restrictions for going into any other scheme. This That's is available. ODOP, मतलब ODOP is what? Basically, ODOP is this is a central government scheme. ODOP is most likely a state government scheme. I am not a specialist of ODOP. I am presuming. Okay, fine. But तो ये आपको ODOP में अगर आप हैं तो आपको restrict नहीं करती. You are certainly eligible to go into the scheme over and above ODOP. Okay. We have to directly import those machines. We cannot get imports through any vendors or something like. There are so many distributors. But that would not be import, sir. That would be domestic procurement. Na? When you are buying from any vendor within India. Okay. As long as the bill of entry is being filed in your name, you are the person claiming to be the importer in the eyes of the customs. You are eligible for this. Sure. If we are going through directly to the manufacturer or from abroad, so there are schemes will work on that. The abroad person who is selling the goods to you, he could be a manufacturer, he could be a trader, he could be a commission agent. But at the time of imports, at the time of filing of bill of entry, where importer is mentioned, if your entity is being reported as the importer, you are eligible for this. Fine. Thank you. One question from me also. Warehouse shifting is allowed? Warehouse shifting would be allowed, but that would be a separate procedure which would have to be followed. All right, Keshav ji. Hello everybody. I'm a new member to this association. So शशांक जी, मेरे आपसे सिर्फ दो सवाल पूछने थे। जो आपने बताई, are these both complementing each other or they are different? Which one, sir? जो दो स्कीम आपने बताई, एक मूवर स्कीम बताई और एक टैक्स डेफरमेंट स्कीम बताई है आपने, so are these both different or are they complementing and hand in hand? So there is only one scheme, mover scheme. Tax deferment is the nature of mover scheme. Okay, अच्छा, ठीक है। And एक चीज और पूछनी थी, I am importing some machinery from China and I've already paid the advance amount. Now my machinery is under manufacture then, and I was looking for such policies for quite some time. Now, am I still eligible to apply for this policy since I've already paid the advance amount? Yes, as long as you've not already imported. No. What is the bottom line? You want to save the custom duty payable at the time of import. As long as that moment has not arrived, you can certainly move into the scheme. But a suggestion है कि please move into the scheme slightly with advance time in hand, because registration will take some time. तो उसमें महीना 2 महीना आराम से लगता है। रजिस्ट्रेशन में आप मूव करते हैं, वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो आप इसको at the earliest please go for this. And इसमें कोई minimum या maximum limit है amount? कोई maximum limit नहीं है सर, कोई upper cap नहीं है, कोई limit नहीं। जो लोगों का नाम के आगे खाली रेडमी नोट लिखा हुआ है, किसी के नाम के आगे आईफोन लिखा, नाम नहीं लिखे हुए हैं, तो उनका नाम लेके बोलने में दिक्कत आएगी। मैं समझता हूँ अपने नाम इसमें लिख दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, प्लीज। अपने हैंडेज इनके हो रखे ऑलरेडी, अभी भी हैंडेज है, वो अपने आप को सही कर लें। जैसे विपुल जी का क्वेश्चन हो चुका है, तो उनका अभी भी हैंडेज आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा सही कर लें प्लीज। नेक्स्ट सुमलेश भाई साहब। हाँ जी, मेरे को करना है फॉर एक्सपोर्टर्स। अगर
कोई जैसे हम इंपोर्ट करते हैं विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी, क्या जो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हमारे को मिलते हैं विल दैट बी एडजस्टेड या उसका कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर एक्सपोर्ट बेनिफिट्स वुड रिमेन कंप्लीटली इंटैक्ट। वो आपको इस स्कीम में जाने के बावजूद वो सारे एक्सपोर्ट बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। इस स्कीम में जाने के बाद जितनी हमने इंपोर्ट करी है उसके बेसिस पे हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू एक्सपोर्ट टू मेक इट कैपेबल? देयर इज नो टाइम्स सर, ये कोई टाइम्स नहीं है इसमें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू। No value. वैल्यू वाइज ऑल्सो देयर इज नो सच थिंग कि आपको इतनी वैल्यू का इंपोर्ट किया है तो इतनी वैल्यू का एक्सपोर्ट करना है, नहीं। सिंपल थिंग इज मशीनरी लाइए, मशीनरी यूज करिए, उस मशीनरी को एक्सपोर्ट करिए। मैं मशीनरी की बात नहीं कर रहा, मैं रॉ मटेरियल, सॉरी फॉर दैट, मैं रॉ मटेरियल पे भी आ रहा। रॉ मटेरियल लाइए, उससे फिनिश गुड बनाइए। आप 100 रुपए का रॉ मटेरियल बनाइए, लाइए 50 रुपए का फिनिश गुड बनाइए, पर वो फिनिश गुड्स बाहर भेज दीजिए। बस एक चीज है, वैल्यू नहीं देख रहे वो सायोन नॉर्म्स, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, जैसे जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उनका एक HSN होता है 8 डिजिट, जो कस्टम्स टैरिफ क्लासिफिकेशन होता है। उसमें सरकार के पास अपने नॉर्म्स होते हैं कि अगर ये आइटम इतना आया है तो इससे कम से कम ये फिनिश प्रोडक्ट इतना बनेगा। एज लॉन्ग एज आप उतना माल बना के उस इंपोर्ट से भेज रहे हैं बाहर, वैल्यू मैटर नहीं करती, क्वांटिटी उतनी आप भेज रहे हैं, सरकार आपको इसमें पूरी टैक्स की छूट देगी। राजीव अग्रवाल जी, राजीव जी, योगेंद्र जी। जी हाँ जी, हेलो, आइए। हाँ नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हमने 2012 में जर्मनी से मशीन इंपोर्ट करी थी और EPCG लाइसेंस उसमें लिया था, बैंक गारंटी भी दी थी। उसकी ड्यूटी अब हेलो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हुआ सर, अब उसमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भी था, वो हम नहीं कर पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना पड़ेगा? सर नॉर्मली EPCG स्कीम से इस स्कीम में कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों स्कीम्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और कोई कन्वर्जन भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा EPCG स्कीम में अगर आप अपना टाइमली एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाए हैं, तो जितना प्रपोर्शन आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाए हैं, उतने प्रपोर्शनेट टैक्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आपको सरकार को जमा करानी पड़ेगी, प्लस 15% का ब्याज जो कस्टम एक्ट के अंदर लगता है वो आपको जमा कराना पड़ता सर इसके उसमें EPCG में बस एक चीज देख लीजिएगा कि एक एक्सटेंशन मिल जाती है 2 साल की अपॉन पेमेंट ऑफ सर्टेन फी। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक नहीं कर पाए, अगले 2 साल में कर लेंगे, तो वो एक्सटेंशन। और सर जैसे कोविड के अंदर हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो पाया है। जी सर। हेलो जी जी सर, जैसे कोविड के अंदर हम नहीं कर पाए एक्सपोर्ट और नियर फ्यूचर लग भी नहीं रहा है, तो अगर सेटल करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए हमें सेटल? सर सेटल करने के लिए जितना प्रोपोर्शन आपका एक्सपोर्ट नहीं हुआ है उतनी प्रोपोर्शन की, जैसे मान लीजिए मशीनरी आप 10 करोड़ की लाए जी, पर 1 करोड़ रुपए का टैक्स कस्टम ड्यूटी बचाई आपने। आज मान लीजिए आपने 50% की एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी कर दी और 50% की पूरी नहीं कर पाए, तो जो 1 करोड़ का टैक्स बचा उसमें से 50% हो गया 50 लाख रुपए, ये ड्यूटी देनी पड़ेगी, प्लस 15% का ब्याज सिंस द डेट ऑफ इंपोर्ट, जिस दिन कस्टम ड्यूटी देनी थी लेकिन नहीं दी, वो आपको ये दोनों अमाउंट्स जमा कराने पड़ेंगे और वो आपका क्लोज हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी। अंकुर जग्गी जी। हाँ शशांक जी, मेरा अभी एक बायोगैस प्लांट है जो अभी अंडर प्रोसेस है जी। वो प्लांट अभी एक्चुअली इनिशियल स्टेजेस पर है, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होगा एंड एक्सपेक्टेड टू गेन प्रोडक्शन बाय नवंबर दिस ईयर। सो मेरी कुछ करीब 25 करोड़ रुपए की प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट होनी है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। So when do you think is the right time for me to start unrolling myself in the scheme? So my open-ended suggestion is that for the appropriate time would be at least with 3 months in advance, given the kind of investment you're going to make, it would be only prudent to have to start working on it with ample amount of time in hand, at least 3 months prior to the date of first import. 3 months from the date of first import.
3 months prior to the date of first import. Okay. And one more question, शशांक जी, जैसे अगर मेरी कंपनी का नाम X है and I have a sister concern जिसका नाम है Y, तो अगर ये प्लांट मशीनरी Y कंपनी में परचेज करके I am giving it to the other sister concern of mine, तो मैं इस स्लैब में नहीं फॉल करूंगा? नहीं, तो नहीं हो पाएगा। नहीं। ठीक, थैंक यू। चेतन देव जी, चेतन भाई, चेतन भाई आ जाएंगे। राहुल जी, राहुल अग्रवाल, बहुत बहुत नमस्कार सर। चेतन आ गए। हाँ, चेतन भाई आइए। सर दीपक बजाज जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मशीनरी इंपोर्ट करने के बाद उसको स्क्रैप में हम ओवरसीज सेल कर दें तो उसके आगे क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे? जरा एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। देखिए, पॉइंट ये है सर कि मशीनरी आप लाइए जी, मशीनरी को यूज करिए जी, और यूज करने के बाद उसे आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, वॉट एवर फॉर्म। उस ट्रांजैक्शन पर कहीं भी कोई भी टैक्स आपको सरकार को कभी भी नहीं देगा। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। राहुल अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना बढ़िया सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरे दो सवाल है। एक, जैसे सर ने भी बताया कि HSN से गवर्नमेंट कंपेयर करेगी। सो राइट नाउ व्हाट आई एम फेसिंग ए प्रॉब्लम इज कि मतलब व्हाट आई एम सीइंग, जैसे मैं दरवाजे मैन्युफैक्चर करता हूँ तो दरवाजे का कोई HSN 4 डिजिट का यूज करता है, कोई 6 का यूज करता है, कोई 8 का यूज करता है। सो एवरीबडी इज यूजिंग डिफरेंट HSN। जो इम्पोर्ट भी हो रहा है तो प्रोडक्ट अगर कोई चीज आ रही है तो उसका भी HSN everybody is using different. Then how are we going to satisfy the government कि ये प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किया था और ये प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, इसका ये HSN है, इसका ये कंजम्पशन है, बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उससे यही प्रोडक्ट बना है, ये गवर्नमेंट को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, इसमें ना आपकी क्वेरी थोड़ा सा इससे अलग है, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ। ये जो क्लासिफिकेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये किसी कंट्री का नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 150 कंट्री से ऊपर मेंबर हैं और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, उन्होंने ये एक सिस्टम बनाया है कि हम हर आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए एक 8 डिजिट का कोड बनाएंगे। जैसे कि मैं इसको, हम लोग सब ग्लास बोलते हैं इंडिया में, पर इसी को यूएस में टम्बलर के बोलते हैं कि भाई पास मी द टम्बलर, और वहां पर ग्लास अगर हम बोलेंगे तो शायद बोलेंगे कि जो कांच लगा हुआ है। ये सारी दिक्कतों को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक 8 डिजिट का नंबर दिया हर चीज को, छोटी बड़ी को, कि इससे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें। अब आपका सवाल ये है कि आपकी इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड HSN को लेकर लोग अलग अलग HSN अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए सर, ये लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हर प्रोडक्ट का, हर आइटम का एक ही HSN होता है। ये हो सकता है कि किसी की टर्नओवर कम हो, तो जैसे मान लीजिए आपके केस में चैप्टर 84 में कवर्ड है, मैं प्रिज्यूम कर लीजिए, तो छोटी टर्नओवर वाला 8405 लिखता हो, उससे बड़ी टर्नओवर वाला 840506 लिखता हो, उससे बड़ी टर्नओवर वाला 84050609 लिखता हो, वो बिल्कुल प्रिसाइज लिखता हो, नंबर लिखता हो। बट अगर आप कह रहे हैं कि कोई चैप्टर 84 लिख रहा है, कोई चैप्टर 34 लिख रहा है, कोई चैप्टर 92 लिख रहा है, तो वो अपने आप में बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, तो ये तो अपने आप में प्राइमरी गलती है। अब आपका सवाल दूसरा ये था कि उसमें आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कितना माल आया और कितना माल जाना चाहिए। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप एक HSN सबमिट करें कि मेरे हिसाब से मेरा प्रोडक्ट इस HSN में है और इसके लिए मैं इस HSN के, वो जब आप इंपोर्ट करेंगे उसी HSN पे, आप वो सही है गलत है वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन जो HSN वहां अग्री हो गया, आपने बताया, डिपार्टमेंट ने मान लिया, उस HSN का एक सायोन होगा कि ये आइटम अगर इतना आएगा तो इससे इतने दरवाजे बन के निकलेंगे, तो वो चीज वहां पर देखी जाएगी। HSN सही है गलत है वो अलग लड़ाई है, HSN एक बार अग्री हो गया तो उसका सायोन नाम जरूर होगा, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। ओके, थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन आई हैव। जैसे जो मटेरियल हम पार्शियली कंज्यूम कर रहे हैं एंड पार्शियली इसको सेल भी कर सकते हैं क्या डोमेस्टिक मार्केट में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, और प्रोपोर्शनेटली जितना डोमेस्टिकली बेचेंगे उतना ही टैक्स देना, जितना एक्सपोर्ट करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं देना। नारायण जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार शशांक जी।
सर मेरा सवाल ये है कि अगर मैं सपोज कोई मशीनरी इंपोर्ट करता हूँ और उससे मुझे एक्सपोर्ट करना है, बट अभी टाइम लग जाता है मेरे को एक्सपोर्ट करने में, या बहुत थोड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, साल भर में उसकी वैल्यू का 10% ही एक्सपोर्ट कर पाया मैं, तब क्या ऑब्लिगेशन है? दूसरा पार्ट ये है कि अगर मैं रॉ मटेरियल मंगवाता हूँ और मैं उसको एक्सपोर्ट ही करना है उसको तैयार करके, लेकिन उसमें ऑर्डर्स की कमी की वजह से टाइम लगता है। सपोज मैं 50 लाख का ऑर्डर मैंने इंपोर्ट किया एक साल में, और उसको मुझे पूरा उसका ऑर्डर फुलफिल करते हुए एक्सपोर्ट करते हुए 3 साल लग गए, तो तब क्या लाइबिलिटीज रहती है मेरे पास? सर आप ही के लिए बनाई है सरकार ने ये स्कीम। आपको जो समय लग रहा है और जो ईपीसी में और एडवांस ऑथराइजेशन में प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, सरकार ने कहा है कि नारायण जी के लिए ये स्कीम बनाई जाए जिसमें समय की कोई समय सीमा ना हो। तो आप 10 साल में करिए, मतलब वैसे तो आइडियली शो भी बोलना चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, बट आपको अगर समय लग रहा है तो उसके लिए कोई उसमें समय की पाबंदी नहीं है, कितने पीरियड में करना है आप आराम से करिए, और आपको पूरी तरह सूट करती है स्कीम। ओके, जो मैंने मशीन मंगाई है उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट करने में जो मेरे को टाइम लग रहा है, तो उसमें कोई बंदिश नहीं है उस पर? कोई भी कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विजेंद्र जी, विजेंद्र अग्रवाल जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ हाँ बोलिए प्लीज। 2-3 चीजें हैं शशांक जी। थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। 2-3 क्वेश्चंस हैं शशांक जी, सुनाई दे रहा है? सर आवाज। अच्छा सर प्लीज। अच्छा मैं हाँ वीके अग्रवाल साहब सर हमारे पास प्रेसिडेंट हैं। जी सर। हाँ तो प्लीज। पहला क्वेश्चन तो पर्सनल है, आप क्या कंसल्टेंट का भी काम करते हैं क्या? हाँ सर। आर यू ए कंसल्टेंट आल्सो? Yes sir, yes I am a consultant sir. I would like to have your contact. Number 2, क्या आपने PLI पे भी काम किया है क्या? जी सर, we have advised extensively ऊपर PLI. Okay, we would be interested. Number 3, जो आपने मशीनरी यूज करने के बाद एक्सपोर्ट करने वाले रूट में बताया कि पैसे बच सकते हैं, तो इज इट सम सॉर्ट ऑफ अ लूप होल एग्जिस्टिंग इन द इंडस्ट्री फॉर द प्रेजेंट? It is, sir, loophole would be saying that we are looking at tax evasion, but this is perfectly within the domain of tax planning. Okay. And the government is also nudging us to look into the direction that how you can effectively do all of this without incurring a single penny in tax cost. Okay. The other thing was in reply to some member's question, perhaps he said that if you are importing raw material, then do you have to necessarily export the finished goods, or those can be sold domestically? Sir, they can be sold domestically also. There is no restriction that if imported under this scheme, the raw material has to be exported only. There is no restriction. Yeah, you have already said this. You have already told this in the beginning, that whether you sell your goods within India or outside, it doesn't make a difference to the scheme. This scheme is applicable for both. Yes, sir. तीसरा ये था कि when was this scheme introduced? This scheme has been very recently introduced in the last COVID period only, but practically it is only now that the industry is getting educated and starting to avail benefit under this. There were September 2019, someone is mentioning, Ms. Shobha is mentioning in the comments, but practically it is now only because in 19 until now we've all been under the clutches of this COVID and everything. So now the industry is starting practically to avail benefit under this. So the raw material, if you are importing raw material and making use of this scheme, it is like improving your cash flow for some time. Most certainly, sir. Most certainly. Or lastly, I suppose the purpose, the objective behind this scheme must have been to push economic activity. Push economic activity and push manufacturing within this country. Right. So if that be so, then isn't this scheme going to be allowed for purchase of indigenous material and indigenous raw material? Because in a way, what the government is giving is deferment of the taxes. So government is allowing some money in your hand, which you can use in between for other productive purposes. So sir, indigenous would not happen. और मैं इसको एक कॉरोलरी ड्रॉ करता हूं। अभी हमारी इस संस्था के ही राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री निधि सिंगल जी के नेतृत्व में हमें मिलने का मौका मिला
मैं एक एनेक्डोट कोट कर रहा हूँ हमारे यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर श्री सुरेश खन्ना जी से। तो उसपे किसी चीज पर एक बात आई कि क्या ये गैस पर कि क्या ऐसे भी आप जीएसटी में ले आइए। तो उनका कहना ये था कि देखिए पहले ही एक तो हमारा जो 50% प्रोसीड है वो सेंटर के पास जा रहा है। सो बेसिकली टुडे हाउ द डोमेस्टिक टैक्सेशन इट वर्क्स इज that domestic within the indigenous scenario GST is applicable. GST is taxed in the federal structure wherein the central government and state governments both are working together. I get you Mr. Shashank. It is only Yeah. IGST and customs duty which the central government's domain. Yes. Right. So please share the context either on this. Sir, we will do that, sir. Okay. Thank you for your pragmatic participation, sir. We'll definitely share the numbers. Alok Chaturvedi ji, please. Alok ji. Thank you for giving me this opportunity. My only question is, when we are talking about importing the machines, and obviously these machines will be used in a factory. We are not talking about trading the machines, but in fact importing the machine for our manufacturing purposes. Then why in this scheme they are using the word warehouse? Why not straight away use the word factory? Is there some silver lining which we will get to know in later stages? So there is no silver lining, sir. Let me tell you why are they using the term warehouse. Customs has been there since 1961 and custom mandates that whenever you are importing any product into the country, there is a liability, a statutory onus upon you to pay the applicable customs duty. Now, there have been various scenarios wherein due to the amount involved, due to the nature involved, taxpayers, manufacturers went out to the government and said that see, while जब कोई माल इंपोर्ट होता है सबसे पहले पोर्ट पर आता है, पोर्ट पर आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो उसका टैक्स पे करिए घर ले जाइए, या एक बिल ऑफ एंट्री होती है फॉर वेयर हाउसिंग। वो वेयर हाउसिंग वाली बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दीजिए। वो बेसिकली कहना ये होता है कि साहब माल में ले आया हूं पर टैक्स देने का पैसा मेरे पास आज नहीं है, दूंगा पर मुझे समय दीजिए। तो सरकार ये कहती थी कि भैया आपके पास जैसे अगर अभी आज टैक्स नहीं दे रहे तो पोर्ट से माल तुरंत हटा लीजिए क्योंकि हमारे पास पोर्ट पर जगह नहीं है। तो वो वेयर हाउस में बेचते थे और इसके लिए सेक्शन बनाए गए कस्टम में सेक्शन 58 और सेक्शन 65 और उससे पावर बोरो करके उन्होंने ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि while we are the same person, we are known by a different name in the society and a different name in our household. No need to be bothered why there is warehouse is the term used. I think the contours are very clear. So it's just a factory only which is being referred to as warehouse only and only because of the technical nature involved in the custom laws. Bharat Bhatla sir. Thank you so much, sir. Mr. Gupta, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये कि हमारी अपनी एंटिटी गाजियाबाद के अंदर है एंड वी आर 100% इनटू केटरिंग आवर मशीनिंग सर्विसेज ऑन जॉब वर्क बेसिस। सर, कैन यू हियर मी? Yes, sir, I can hear you. सर, अगर हम इस मशीन्स को इंपोर्ट करते हैं अब्रॉड से और अपने इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर डिप्यूट करते हैं ऑन जॉब वर्क बेसिस ओनली, तो क्या हम एंटाइटल्ड हैं स्कीम को यूज करने के लिए? Sir, you चाय बना लो सिर्फ बाद में। Sir, you have a slightly, I would say, जो नेचर है आपका, आप कह रहे हैं मशीनरी आप लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। प्लीज करेक्ट मी जब मैंने पूरी तरह से समझ लिया आपकी क्वेरी को। मशीनरी आप लाते हैं और मशीनरी को बाहर भेजते हैं दूसरे लोगों को? नहीं। मेरा कहना है कि हम इंडस्ट्री के लिए जॉब वर्क करते हैं। ठीक है, हम इंडस्ट्री के लिए जॉब वर्क करते हैं। हम जो मशीन इंपोर्ट करेंगे, हाँ, हम जो इंपोर्ट करेंगे मशीन, हम उससे केवल जॉब वर्क करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। ओके। तो क्या हम एंटाइटल्ड हैं? तो आप इसमें देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, और रादर जॉब वर्क को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज भी किया है। बट आई वुड लाइक टू रिजर्व माय कमेंट। मेरा नंबर सर्कुलेट होगा तो मैं आपको फाइनल कंफर्मेशन दे दूंगा, बट आई वुड लाइक टू रिजर्व माय फाइनल कंफर्मेशन। Sir, at the second moment question. I am unable to see any restriction, anything which is restricting you from doing so.
and maybe it can be planned also. अगर restriction होगी भी तो it can be planned in such a manner to benefit you. However, please final confirmation के लिए एक बार नज़र दे दीजिएगा. I'll give you the final confirmation. Thank you so much. In this context only the question is, अगर हमारी एक यूनिट जो कि मशीन्स को सबलेट करती है, like we purchase the machine across the India और फिर हम वेरियस इंडस्ट्रीज को सबलेट करते हैं मशीन्स को, तो क्या हमारी वो वाली कंपनी एंटाइटल्ड है कि हम मशीन को इंपोर्ट करें और फिर आगे सबलेट कर दें उसको? Subletting is not allowed. Subletting is not allowed. Subletting is not clearly subletting. Only for own purpose. Thank you so much. Thank you so much. RL Agro से RL Agro से KK Fab से हेलो आवाज आ रही है साहब? We have two hands now. One is RL Agro, one is KK Fab. अच्छा मेरा भी तो हैंड है सर. अच्छा RL Agro हमारे आलोक जी बोलिए. आलोक जी प्लीज. हेलो. मेरे को लग रहा था कि मेरे फादर ने मेरा ए से नाम रखा है तो शायद उनको प्रेफरेंस मिलेगी. यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि RLSY पे सेक्रेटरी साहब ध्यान दे रहे हैं. कितने का है? ए को भूल ही गए. कितने का है? नहीं घंटी आ जाएगी. सर आज बहुत अच्छी वेबिनार है और शशांक जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा आज एक वर्कशॉप करी. मेरे क्वेश्चन शायद फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं. सर आपकी आवाज बहुत कम मेरे को सुनाई दे रही है या कम ही आ रही है? जरा ये जब पैसा वापस लेते हैं ना किसी से तब इनकी आवाज तेज होती है, ये टेजरा रहे हैं और बाकी तो आवाज जरा धीमी रहती है. जब इनकी संस्था को पैसा नहीं देता तब तेज आवाज में बात करते हैं. बोलिए आलोक. मेरी आवाज आ रही है? परफेक्टली फाइन. तो मेरा शायद ये रिपीट क्वेश्चन है. एक दो बार शायद इस क्वेश्चन को आप जवाब दे चुके हैं. आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर एंड आई एम इंपोर्टिंग वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स जो मेरा उसमें फुटवेयर में काम आता है. एंड माय मार्केट इज टोटली डोमेस्टिक. मैं डोमेस्टिक में डील करता हूँ, मेरा कोई एक्सपोर्ट नहीं है. और तो मेरे दो क्वेश्चन थे. जैसे मैं जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा हूँ दैट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, मतलब मेरे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसमें, बट वन ऑफ द बेसिक रॉ मटेरियल दैट इज EVA, इथाइलिन विनाइल एसीटेट, वो मैं ताइवान से या चाइना से या जर्मनी से इंपोर्ट करता हूँ. तो वो डोमेस्टिक मार्केट में जब प्रोडक्शन करूंगा और महीने का मान लीजिए 20 टन 25 टन 30 टन इंपोर्ट होता है और इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, तो उसका एडवांटेज कैसे ले सकता हूँ मैं? उसमें देखिए सर आपको एक ही एडवांटेज है कि जब आप इंपोर्ट करते होंगे तो आउटराइटली आप कस्टम ड्यूटी पे कर देते हैं जी. इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप उस वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्वमेंट को सेव कर सकते हैं कि आप एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट आप तब तक उसको फंड आपको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा जब तक आपका माल क्लियर नहीं हो रहा, बिक नहीं. तो आपकी केवल इसमें जो सेविंग्स है कुल मिला के वर्किंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो आप इसमें सेव कर सकते हैं कि अगर आप. बट आई थिंक that will involve a lot of paperwork because फिर उसके बाद में हम प्रोक्योर करने के बाद फिर उसको बेचें, उसके बाद फिर उसका टैक्स दें. लोग लगता है सर उसमें पेपरवर्क ज्यादा लग जाएगा इंस्टेड ऑफ सेविंग एनीथिंग, और शायद कस्टम्स का भी इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा. सर देखिए वर्कशॉप पे उसमें it will always be a call between the kind of savings that you are able to generate versus the kind of effort. ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट इन्वॉल्व हो जाएगा. कस्टम से इंटरेक्शन जरूर बढ़ जाएगा बट कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई बहुत हरासिंग नहीं है, सिंपल प्रोसीजर्स है. बट स्टिल अगर आपके केस में बेनिफिट हो कि आपको लगे हाँ वाकई में मेरे को इससे एक सब्सटैंटिव बेनिफिट मिल रहा है तो ही करना सजेस्टेड है. यही आपके केस में अगर मशीनरी होती है, जो मशीनरी इन्वॉल्व होती है, तो आपको लगेगा कि नहीं बेनिफिट है. तो अगर खाली और खाली रॉ मटेरियल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और वो देख रहे हैं तो मैंने ये बात वहां भी कही थी, मैं यहाँ भी दोहराऊंगा कि नंबर्स डिसाइड करेंगे कि क्या आप इस स्कीम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. एक्जेक्टली, क्योंकि मैंने अभी 6 साल पहले की मशीन इंपोर्ट करी थी और उसको भी शायद 6 months बैक आई हैव सोल्ड इट फॉर नियरली 3.5 लाख रुपीस डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि वो मशीन बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई थी. उसको एज एन स्क्रैप वैल्यू बेचा. तो अगर 1.25 करोड़ की मशीन को अगर 3.5 लाख में यहाँ पे बेचेंगे तो कस्टम ड्यूटी, मतलब अगर आज की मशीन आज के लिए, क्योंकि बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज की वी आर इंपोर्टिंग मोल्ड्स फ्रॉम चाइना, क्योंकि फुटवेयर के मोल्ड्स और फुटवेयर की कुछ मशीन्स चाइना से आती हैं
बस रॉ मटेरियल्स हमारा ताइवान से या जर्मनी से आता है। तो उसमें यही कि ये हो सकता है जैसे आपने बताया कि अध्यक्ष जी को आपने बताया कि शायद अगर हम 10 साल के बाद मशीन बेचें तो आपको कुछ जमा ना करना पड़े। तो मेरे हिसाब से उसका असेसमेंट तो ये कि बेचे नहीं, कभी उसको स्क्रैप पे पड़े रहने दें और उसको अपने बॉक्स में पड़ा हुआ है एज एन अनयूटिलाइज्ड मशीन, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू सेल इट, अब जो अगर 1.25 करोड़ की मशीन 3.5 लाख में बेचनी है तो इट्स नो यूज सेलिंग इट, इंस्टेड कीप इन द स्टॉक, एक सेक्शन पड़ा हुआ है एक मैं देखिए प्रेसिडेंट साहब को टीम में ही इतने बड़े सलाहकार मिल गए, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत बढ़िया सलाहकार है आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आलोक जी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये डबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी चल रही है हमारे देश में। सर वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने स्कीम के दौरान ही सॉल्यूशन निकाल दिया। अच्छा हमारे पास 4-5 क्वेश्चन और है सर, ठीक है निपटा लें बहुत जल्दी से सर। किंग्स इंटरनेशनल है, हाँ किंग्स इंटरनेशनल, हेलो किंग्स इंटरनेशनल आ रहे हैं मिस्टर अपूर भी शायद कुछ अनुज जी, अनुज गर्ग साहब, अनुज गर्ग जी, गुड इवनिंग टू ऑल। सर मेरा Family क्वेश्चन ये है कि हम लोग मशीन जो इंपोर्ट कर रहे हैं सर, विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी कर रहे हैं कोरिया से, कुछ फ्रेंडली रिलेशनशिप है तो लेटर भी मिलता है वहां से, तो क्या हम इसमें जीएसटी भी बचा सकते हैं सर? हाँ सर, इसमें जीएसटी भी बचा सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, वो बेशक जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट ना भी करना पड़ेगा, बेशक ना भी करना। ठीक है सर, अलग से बाकी बात अलग से। सुधाकर अग्रवाल साहब, सुधाकर जी परमिशन हो तो एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं क्या? हाँ चेतन जी आपकी बारी है वर्षित के बाद। जी जी हाँ पूछिए, आप पूछिए जी। ये शशांक जी आपने बताया कि रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी के ऊपर तो ये बेनिफिट मिलेगा, तो क्या रिसर्च इक्विपमेंट और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के ऊपर भी ये बेनिफिट मिलेगा क्या? देखिए इक्विपमेंट्स would either get covered under capital goods or raw materials. There is no third category. Okay. So they would certainly be covered. ठीक है, थैंक यू। चेतन जी। शशांक जी, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हमारी बुक्स में क्या जिस तरह नॉर्मल तरीके से होता है वैसा ही होगा या कोई वेरिएशन होगा इसमें? बिल्कुल नॉर्मल रहेगा सर। कस्टम ड्यूटी पे करके आपके यहाँ बुकिंग होती है 1 करोड़ की मशीनरी की, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कॉस्ट बुक होती है, 18 लाख रुपए का जीएसटी बुक होता है। इस केस में खाली 1 करोड़ रुपए की मशीनरी बुक होगी, टैक्स की कोई कॉस्ट नहीं होगी, 1 करोड़ का आप 10 साल में डेप्रिसिएशन। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। 130 पे। Any other question from anybody please? नहीं, गोयल साहब जरा 1 मिनट शशांक जी से बात पूछ रहा हूँ। शशांक जी why not 130? वीके अग्रवाल साहब, मैं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ 30 लाख पे मिलेगा ना डेप्रिसिएशन, तो why on 1 crore? After all, you are taking that obligation and only paying it later. Sir, depreciation I mentioned 1 crore 10 lakhs where you pay duty because GST would get credited in your account. Na? GST you can आप अपना ITC you can avail ITC for that. So that is why capitalization ideally should be machinery cost plus the basic custom duty. Not the GST. Not the GST. If you capitalize the GST, then you can't avail the credit of the GST component. Right. ठीक है, okay, thank you. शशांक जी एक छोटा सा सवाल और रखना चाहूंगा बीच में। आयुष बंसल बोल रहा हूँ मैं शामली से। हमारा एक स्पेसिफिक सवाल है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। हमारे यहाँ मशीन पर कुछ कंज्यूमेबल ऐसे लगते हैं जो डायरेक्ट, दे आर नॉट डायरेक्ट रॉ मटेरियल, बट जैसे उनकी लाइफ 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल आती है, और उससे जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पार्टली एक्सपोर्ट भी होता है और पार्टली इंडियन मार्केट में भी सेल होता है। उसमें गवर्नमेंट क्या ट्रीट करेगी इसको? उसको सर प्रोपोर्शनेटली ये ट्रीट कर लिया जाएगा कि वो जितना बनाया आपने प्रोडक्ट, तो उसमें से क्योंकि कंज्यूम तो हुआ ही ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। करेक्ट। रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से अगर उस प्रोडक्ट की लाइफ 1 साल है तो हम 1 साल के टोटल पे फिर कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्रोडक्ट में वो इंपोर्ट है और कितना इंडियन गुड्स है और कितना एक्सपोर्ट है। करेक्ट। इसमें एक थोड़ा सा आप रिस्की पोजीशन या अग्रेसिव पोजीशन ये भी ले सकते हैं कि वो मैंने क्लियर ही नहीं किया, वो तो कंज्यूम हो गया, पर वो फिर आपको देखना है कि क्या वो लड़ाई आप लड़ना चाहेंगे, क्या इतना कंपोनेंट इन्वॉल्व है कि आप वो पोजीशन को थोड़ी सी मेरे हिसाब से अग्रेसिव पोजीशन हो सकती है, वो भी पोजीशन आप ले सकते हैं। ये मैं आपका नंबर शेयर करके प्रॉब्ली आपसे 1 to 1 एक बार डिस्कस कर लूंगा। श्योर सर। अभी we'll share the number of शशांक जी।
on this. Thanks a lot. बहुत अच्छा question मेरा इंटरेक्टिव है। सेशन रहा सर. And any, I think that सत्यवीर जी हैं. सत्यवीर जी, आपका भी कोई क्वेश्चन है? यस सर. सर नमस्कार. हाँ, बताइए. सर मैं मुरादाबाद से हूँ और सोलर मैन्युफैक्चरर हूँ. शशांक जी से मेरा क्वेश्चन ये है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी. दो क्वेश्चन मेन ये है कि हमारे जैसे बहुत सारे मशीनरी है और वो चाइना से ही ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं या जर्मनी से होती हैं. साथ में जो इनका जो मटेरियल है, आवाज आ रही है मेरी? Am I audible to you? Yes, yes, you're audible, sir. सर थैंक्स सर. सो हमारे पास जो बहुत सारा रॉ मटेरियल है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है और अभी 1 अप्रैल से और ज्यादा कुछ लगने का उसमें उम्मीद है. तो क्या वो बेनिफिट भी हमें मिलेंगे? पहला क्वेश्चन तो ये है. देखिए, अच्छा ठीक है, पूरा कर लीजिए. हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हम इंपोर्ट करेंगे जो भी चीज, और हम मेनली क्योंकि गवर्नमेंट भी डोमेस्टिक कंटेंट्स में ही ज्यादा फोकस कर रही है. सर आपकी आवाज कम हो गई. सोलर में अब आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है. हाँ, तो सोलर में बहुत सारे डोमेस्टिक कंटेंट्स पे ही फोकस गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है. सो अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या हम तब भी ये बेनिफिट हम अवेल कर पाएंगे? देखिए सर जी, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे तो भी ये बेनिफिट अवेल कर पाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर. ये बात हम कई बार कर चुके हैं. ओके सर. अब बात आती है सर एडिशनल एंटी डंपिंग ड्यूटी या सेफगार्ड ड्यूटी में जो गुड्स कवर्ड होते हैं जी. एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी बड़ा स्पेसिफिकली सरकार किसी प्रोडक्ट पे लाती है और जनरली वो तब लाती है जब वो डोमेस्टिक ट्रेड को प्रोटेक्ट करना चाह रही होती है अगेंस्ट एनी. जैसे एंटी डंपिंग तो क्लियर है कि बाहर से कहीं गुड्स डंप किए जा रहे हैं, टिपिकली चाइना से होता है या किसी और कंट्री से होता है, और सेफगार्ड है कि हम अपनी डोमेस्टिक को सेफगार्ड करना चाहिए. उससे इस स्कीम में छूट मिलेगी ऐसा नहीं है. मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसका इसमें छूट नहीं मिलेगी. हाउएवर अगेन दिस इज अ ग्राउंड टू बी टेस्टेड, बट मैं आपको, क्योंकि हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कस्टम्स में, इस स्कीम के थ्रू आप एडीडी और सेफगार्ड ड्यूटी जैसे एक्सट्रीम मेजर्स का भी वो ले लेंगे बेनिफिट. मुझे थोड़ा सा इसमें मुश्किल लगता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है इसमें कि इसमें बेनिफिट आपको इसलिए मिल सकता है क्योंकि सरकार इसमें टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दे रही है, खाली डेफरमेंट दे रही है. तो इसका भी फाइनल आंसर मैं पार्क करना चाहूंगा. आई विल नॉट गिव यू द फाइनल आंसर हियर. जो 2 पॉइंट्स इसमें बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए. प्लीज अलाउ मी सम टाइम. मेरा नंबर शेयर होगा. आई कैन डेफिनेटली कम बैक टू यू विद द फाइनल आंसर. थैंक यू सो मच सर. बट मशीनरी पे हम ले सकते हैं ये बेनिफिट? हाँ, मशीनरी रॉ मटेरियल दोनों पे ले सकते हैं. राइट सर. थैंक यू सो मच सर. दिनेश जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. अपूर्व गर्ग जी. जी मेरा क्वेश्चन है कि जो लैब इक्विपमेंट्स होते हैं उन पे क्या मतलब ये क्या लॉ लागू रहेगा उस पे? लैब इक्विपमेंट तो वही ना, या तो आप रॉ मटेरियल मानेंगे उसका या कैपिटल गुड्स मानेंगे. तीसरा कैटेगरी तो होगा नहीं, और दोनों पे बेनिफिट अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं. कैपिटल गुड्स. ओके. आपने क्वेश्चन रिपीट किया अपूर्व जी. पंकज भाई साहब नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार अध्यक्ष जी. नमस्कार महामंत्री जी. नमस्कार. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. एग्जिस्टिंग यूनिट में जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी लगा हुआ है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब आपने बताया कि जो डिपार्टमेंट के लोग बाग आएंगे और ऑडिट करेंगे, तो क्या वो हमारी टोटल जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट में जो भी मशीनरी और सारी चीजें हैं उस पर उनका ध्यान होगा, हमारी बैलेंस शीट को देखते हुए करेंगे? क्या व्हाट विल बी द मोड ऑफ ऑडिट? इसमें ना सर एग्जिस्टिंग यूनिट्स भी रजिस्टर हो सकती हैं, न्यू यूनिट्स तो ऑफ कोर्स रजिस्टर हो ही सकती हैं. और एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए जब एप्लीकेशन फाइल की जाएगी उसमें सेक्शन है जहां पर आप डिटेल कर सकते हैं कि देखिए आज हमारी फैक्ट्री ऑलरेडी रनिंग है और ये सारे एसेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं और ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं जिस पर इस स्कीम में हमने कोई बेनिफिट नहीं लिया है, और वहां पर हम डिक्लेयर करेंगे कि हम गोइंग फॉरवर्ड बेनिफिट लेने वाले हैं, तो इन चीजों पर लेने वाले हैं. तो कस्टम का जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा फैक्ट्री में तो पूरी है कहने को प्रेमाइसेस, बट एक्चुअली टिंकरिंग या एक्चुअली मॉनिटरिंग उसी एक्सटेंट तक होगा जिस एक्सटेंट तक आपने स्कीम के अंदर बेनिफिट लेके कोई कैपिटल गुड्स या मशीनरी या रॉ मटेरियल मंगाया. बट हाउ, मतलब किस तरह से वो कर पाएंगे आइडेंटिफाई, बिकॉज़ द प्रेमिसेस इज सेम. प्रेमिसेस वुड बी सेम सर. समझ में आया मेरे को तो 5 मिनट.
प्रेमिसेस वुड बी सेम, और ये आइडेंटिफाई कैसे करना है ये आपको बता के उनको देना होगा. Ideally, within the same premises, there could be a separate area marked. जैसे earlier in excise times, there used to be demarcation between the manufacturing and the trading portion. So for your best interest, sir, while the guideline is silent and it is left to your wit and wisdom, so ideally for a better and a efficient way to do it would be to earmark certain area. American registration के समय में हमें we have to share all such information. Yes. Thank you शशांक जी. दिनेश जी, लगता है सब कंप्लीट हो गया सभी का. मैं समझता हूं. मैं बात कहना चाह रहा था कि आज एक बहुत अच्छा सेशन हुआ आपकी अध्यक्षता में, और मेरे हिसाब से पास्ट प्रेसिडेंट्स में प्रमोद बिगलानी जी, सदाना जी, रामजी सुनेजा साहब, वीके अग्रवाल साहब, पंकज कुमार जी, सबने बड़े प्रैग्मेटिकली पार्टिसिपेट भी किया और इसमें ब्लेसिंग भी दी हमें. और उसके बाद सुधारानी जी, चेतन देव जी, विजय शंकर जी, विशारद गौतम जी, अनुपम देवा जी, सभी लोग यहाँ मौजूद थे. अशोक माटारेलिया जी बहराइच से थे. तो सब और सभी लोग जितने भी थे सब मौजूद थे. और एक बहुत ही मैं समझ सकता हूँ कि वाई शशांक गुप्ता जी हैज बीन अवार्डेड फ्रॉम लॉ मिनिस्ट्री अंडर इन विटनेस ऑफ CGI and 4 Supreme Court judges is evident here, and everybody will share his number very soon with everybody. And इसको हम लोग अपने उससे भेज देते हैं. जो अभी हम नोट भेजेंगे उसके साथ ही हम नंबर भी इनका भेज रहे हैं. And everybody can get in touch with him, and we look forward such remarkable resources हमारे पास, जैसे कपिल वैच जी हैं, ये हैं, इस तरह के हम लोग अपने within our association we are looking at good resource who can share, disseminate so much informative industrial information to the for the benefit of the members. And really thank you all. Thank you very much, sir. In absence of my senior VP, I am passing a vote of thanks with the permission of my president. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you all. It was a pleasure and honor. Thank you. Thank you everyone. Thank you. बहुत बढ़िया सेशन. बहुत अच्छी प्रेजेंस रही इस पूरी मीटिंग में. 130 से ज्यादा लोग रहे. थैंक यू शशांक जी. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you.